इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं ओसवाल सोप का वादा, कम पानी में कपड़े धोए ज्यादा। श्री गुरुजी केसरिया ठंडाई, ट्रेडिशनल टेस्ट ऑफ इंडिया। पेश है PCM के रेडी टू यूज मसाले जायकेदार। डीडवाना शायद मुल्क का इकलौता ऐसा शहर होगा जहां पर मरने के बाद इंसानों को पानी में दफनाया जाता है। आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, इस्तकबाल करता हूं आप सभी का प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में। और आज हम हाजिर हैं डीडवाना की कई सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के, यहाँ के मुसलमानों की उन समस्याओं को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं जिनसे वो दो चार हैं, जिनसे वो परेशान हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बहुत सारी बातें आपको बताएंगे जिनसे वो सरकार के सामने जो है जिन समस्याओं को वो रखना चाहते हैं और जिनका वो हल चाहते हैं, इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अधूरे ख्वाब। किसी जमाने में नमक के लिए अपनी खास पहचान रखने वाला डीडवाना कस्बा आज बदहाली और बदइंतजामी के दौर से गुजर रहा है। इस कस्बे के हालात जानने के लिए अधूरे ख्वाब की टीम जब डीडवाना पहुंची तो यहाँ के हालात देखकर दंग रह गई। हर तरफ गंदगी का आलम, सड़कों से लेकर गली मोहल्लों तक सभी जगह कूड़ा करकट फैला है। हर तरफ गंदगी और बदहाली नजर आती है। और तो और यहाँ के कब्रिस्तान भी गंदगी से अटे पड़े हैं। कब्रिस्तान तालाब बन चुके हैं और कब्रें गंदे पानी में डूब चुकी हैं। आइए अब एक एक कर डीडवाना के मुसलमानों के हालात जान लेते हैं। सबसे पहले मुस्लिम इलाकों का रुख करते हैं। डीडवाना की आबादी तकरीबन 1 लाख है, जिसमें लगभग 50% मुस्लिम आबादी बसती है। डीडवाना के किसी भी मुस्लिम इलाके में चले जाइए, हर तरफ गंदगी की समस्या ने पैर पसार रखे हैं। लोग टैक्स चुकाने के बावजूद भी बदबू और गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं। डीडवाना के किसी भी मुस्लिम इलाके में वक्त पर साफ सफाई नहीं होती। गली मोहल्लों की सड़कें टूटी पड़ी हैं और नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं। इन हालातों से निजात दिलाने के लिए मुस्लिम पार्षद भी कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, कुछ नहीं कर पाने के कारण जरूर गिना देंगे ये। इसके हालात तो ये सारा माइनॉरिटी मोहल्ला है और जब भी जो कोई प्रॉब्लम होती है हर चुनाव में, जैसे वार्ड मेंबर का चुनाव होता है तो यहाँ पे हर प्रॉब्लम वार्ड मेंबर को बताते हैं, तो ये समस्या बताते हैं, वोट दे दो और हम कर देंगे। तो वोट लेने के बाद में कोई शकल नहीं दिखाता है। हर बारिश में इस मोहल्ले की इतनी हालात खराब होती है कि ऐसे ज्यादा कोई देख नहीं सकता है। कहीं तो मैं रोटी खावा क्या माता बरस हुआ रात माना मच्छर खावे, रोटी खाने बैठा तो बदबू आवे। रोड बनाई तो नाली कौन बनाई, नाली बनाती तो रोड कौन बनाई। मोहल्ला देखो बैठे ना, पूरा चौक की बेइज्जती हो रही है। हमारे मोहल्ले में गंदगी रहती है और पानी नहीं आता है और नाला डर जाता तो निकालने नहीं आता है। और हमारे यहाँ प्लॉट है, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, गंदगी फैला रखी है इसके अंदर। गंदगी की वजह से हमारी शिकायत तो कई बार ही जा कि कोई भी शिकायत नहीं सुनी। आप इससे पहले भी आया था, कोई भी कुछ भी नहीं करा। कहता बोलते हैं नाला निकालेंगे, नाला निकालते नहीं है। 22 चेयरमैन 26 चेयरमैन या कोई काम का नहीं मांगा। वोट लेने के टाइम पर तो मांगना आज जोर से भी बाद मान संभाले नहीं लोग। जब तक कोई व्यक्ति या कोई समाज अपने समाज की जब तक खुद कोई जिम्मेवारी नहीं लेता, जब तक इसके लिए हम भी दोषी हैं। सरकारें किसी की बनी, आज किसी के पिछली किसकी होगी, इसके लिए हम भी बराबर के जितने वो दोषी हैं उससे ज्यादा हम भी दोषी। जो हमारे जो पार्षद है ना वो लेने के टाइम तो कैसे ही है। अब हमने जब समझ लो हमने विपक्ष पार्टी के तो हमारी गली के अंदर काम नहीं करवाएंगे वो लोग कि तुमने तो हमारे को वोट ही नहीं दिया। इसका क्या मतलब है? ये हमने वोट दे दिया, इसका मतलब ये इतनी है कि हम गंदगी में पड़े रहेंगे। जो अपने वार्ड के अंदर अपने आदमियों को काम करवाते रहेंगे वो ये कहते भी है, लेकिन सुना ही नहीं है हमारे प्रशासन में। जनता का कहना ठीक है, हमें जनता ने वोट दिए हैं, जनता हमें हमारे से अपेक्षा रखती है, लेकिन हम भी म्यूनसिपैलिटी में जाकर के बार बार मतलब उनसे कहते हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था डीडवाना म्यूनसिपैलिटी की बिल्कुल गड़बड़ है और किसी न किसी रूप से यहाँ के म्यूनसिपैलिटी जिम्मेदार है। इसके लिए जनता का कहना भी ठीक है।
डीडवाना सिर्फ गंदगी की समस्या से जूझ रहा हो ऐसा भी नहीं है। इस कस्बे के बाशिंदे पीने के स्वच्छ पानी के लिए भी तरस गए हैं। सरकारी नलों में 3-4 दिन में सिर्फ एक बार ही पानी आता है, वो भी सिर्फ आधा घंटे के लिए। पानी बिल्कुल ही कौन दे रहा, 4 दिन दे रहा, वो आधे घंटा ही कौन दे रहा। जाकर वार्ड मेंबर ने कहा हाँ चलो चलो आ जा, चलो चलो आ जा, कदे का हमारा सिर दुख है, कदे का हमारा पग दुख है, पानी के बाद से चालू 72 घंटा से मैंने पानी दे। अब मैं मजदूर आदमी कमा बन जाओ या पानी भरा क्यों के कमा बन चले जाओ घर किसे मरे। आज 4 दिन हो गया मैंने नहाया, पानी है को नहीं। शहर में पानी की किल्लत इस कदर है कि एक इलाके में तो अधूरे ख्वाब की टीम को ही सरकारी टीम समझकर घेर लिया गया। काफी समझाने बुझाने के बाद इन महिलाओं की समझ में आया कि हम सरकारी नुमाइंदे नहीं बल्कि टीवी वाले हैं। इन सभी का गुस्सा देखने लायक था। प्रशासन के खिलाफ इनमें जबरदस्त आक्रोश भरा है। जब नलों में पानी नहीं आता तो मजबूर होकर ये टैंकरों से पीने का पानी मंगवाते हैं। एक टैंकर के बदले इनसे 400 रुपए वसूले जाते हैं। कई गरीब परिवार तो टैंकरों से पानी भरवाने की स्थिति में भी नहीं है। यहाँ हर एक शख्स की जुबान पर शिकायत है। कोई पीने का पानी नहीं मिलने की शिकायत कर रहा है तो कोई बीपीएल कार्ड नहीं बनने का रोना रो रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भी शख्स खुश नहीं है। माता पानी को नहीं आ रही है, माता गंदगी जा रही है, घर का मान माता नाला साफ करो। और पानी की समस्या में रोता पीरा घूटना पानी न माता पूरा परिवार रोता पीरा पानी ने नाला का सफाई करनी है, कीटाणु बीमारी हो रही है। माता 4-5 दिन पानी को नहीं आया। 10 घंटा पानी कहा मैं 34 आदमी है, छोटा मोटा घर में खाई हो बताओ। बच्चा रोजीना बड्डा और बच्चा सारा दिन हॉस्पिटल में भागता फिरा, दवाई बिना पानी बिना हर बात परेशान हो रहा। देश की आजादी के 70 साल बाद भी नहीं पीने वाला पानी मजबूरी में 70-90% लोग पी रहे हैं। फ्लोराइड युक्त है, उससे कई बीमारियां होती है। इसलिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 70 साल बाद भी नहीं पीने वाला पानी पी रहे हैं। पीने के लिए वो पानी लायक नहीं होते हुए भी मजबूरी है हमारी। और अब जमीन का स्तर इतना गिर गया कि वहाँ जमीन में पानी भी खत्म हो गया। डीडवाना शहर में पहले 48 घंटे से पानी की सप्लाई होती थी। पिछले करीब 15-20 रोज से चुगनी के आसपास जो वाटर के सोर्सेज हैं उनमें करीब 4 सोर्सेज ऐसे थे जो सूख गए थे। तो फटाफट नए सोर्स स्वीकर पे आकर के अभी सोर्स डेवलप करने का काम जारी है। जो वो सोर्स तैयार हो जाएंगे इनमें से अभी जानकारी मिली है कि 2 सोर्स तो तैयार भी हो चुके हैं, तो उसके बाद में पानी की आवक और बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हम हैं डीडवाना में। यहाँ के मुसलमानों के हालात आपके सामने पेश कर रहे हैं। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हम बहुत जल्द लौटेंगे। डीडवाना के मुस्लिम तबके में शिक्षा के हालात भी ज्यादा बेहतर नहीं है। बच्चे स्कूल और मदरसों के बजाय गली मोहल्लों में खेलते नजर आ जाएंगे। अगर कुछ बच्चे स्कूल जाते भी हैं तो वो 8वीं या 10वीं करने के बाद पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं और इसके बाद या तो अपने पुश्तैनी काम में लग जाते हैं या फिर खाड़ी देशों का रुख करते हैं। जी हाँ, डीडवाना के लगभग हर मुस्लिम परिवार से एक या एक से ज्यादा लोग खाड़ी देशों में जाकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। कई लोग तो मोटे ब्याज पर कर्ज लेकर विदेश का रुख करते हैं। ये सिलसिला यूं ही चल रहा है। विदेशों में रहने वाले लोग अपने बच्चों की परवरिश और उनकी तालीम पर ठीक से तवज्जो नहीं दे पाते, जिसका सबसे बुरा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। वो एक तो सऊदी अरब गया, एक मस्कत गया, एक दुबई गया। अच्छा, तीनों बाहर गए थे? बाहर कितना पढ़े थे वो? 12वीं पढ़ के आज 10 साल पहले 12वीं पढ़ के बस खर्चा नहीं चला, बाहर भेज दिया उसको। और दूसरे बच्चे? दूसरे एक मिस्त्री है, वो नहीं पढ़े ज्यादा। घर वालों के दिल में ये रहता है कि हमारे बच्चे थोड़े से होशियार हो जाएं, जवान हो जाएं, वयस्क हो जाएं, तो हम उनको बाहर भेज देंगे। तो बच्चों के दिमाग में एक ही चीज रहती है, हमें पढ़ना नहीं है, हमें तो बाहर जाके कमाई करनी है। बस मानसिकता ये है कि भाई नौकरी लगे नहीं, जाना बाहर ही है। क्या होता है, आपको पढ़ क्यों नहीं पाए हम? क्योंकि पढ़ने वालों ने तो उस घर वालों ने तो भेजा और हम पढ़ पाए नहीं। क्यों? क्योंकि हम शैतान ज्यादा थे। और आप क्या करें, काम धंधा लग रहा है। याद आती है वो शैतानी वाला, आपको लगता है पढ़ना चाहिए था? हाँ, पढ़ना अच्छा है क्योंकि बहुत परेशानी आती है। इंटरव्यू परेशानी इतनी आती है कि आप किसी को दिखा नहीं सकते कोई चीज कि यार हमारी ये चीज देख लो, वो चीज देख लो। बिजनेस नहीं कर पा रहे ढंग से। हाँ,
असुरक्षा का भाव होने की वजह से वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं और वो ये चाहते हैं कि भाई पढ़ाई सिर्फ जो नौकरी के लिए ही होती है। इस मानसिकता के चलते वो सबसे पहले गल्फ कंट्रीज में अपने बच्चों को मतलब कम उम्र में ही भेज देते हैं, अपने उनकी उम्र ज्यादा लिखा करके भेज देते हैं, कम उम्र में खर्चों के डर से शादी कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी परंपराएं, रूढ़िवादिता है, अशिक्षा है, रोजगार का अभाव है, ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से आज मुसलमान वहां पिछड़ा हुआ है और आज भी उसका ख्वाब जो है अधूरा ही है। डीडवाना में दीनी मदरसों के हालात भी ज्यादा बेहतर नहीं है। आधा दर्जन दीनी मदरसे चल रहे हैं, मगर सभी जगह सुख सुविधाओं का अभाव है। इन मदरसों में ज्यादातर दूसरे राज्यों के गरीब बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ये मदरसा जो है इसमें 55 बच्चे अभी अध्ययनरत है और 23 बच्चे राजस्थान से बाहर के हैं। इसमें ये पूर्णतया दीनी तालीम देता है बच्चों को। और जहाँ तक कि इसमें सरकारी सुविधाओं का, राजकीय सुविधाओं का सवाल है तो वो न के बराबर है। यहाँ तक कि जो जल कनेक्शन है वो भी यहाँ जो डोमेस्टिक जल कनेक्शन दिया हुआ है उससे ही यहाँ के जो बच्चे हैं वो पानी पीते हैं। और इसका जो संपूर्ण खर्चा है वो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो लोग इकट्ठा करके इसका खर्चा चलाते हैं। ज्यादातर मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है। अगर ये बच्चे अंग्रेजी या साइंस नहीं पढ़ेंगे तो इनकी तरक्की कैसे होगी? जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चल पाएंगे ये? दीनी तालीम का जो मामला उसमें जो मौलाना वगैरह हमारे जो हिफ्ज करते हैं वो लोग ही इनको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। बाकी जो बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम की जरूरत है, उसके लिए सरकार को चाहिए कि अच्छा कदम उठाए, यहाँ एडेड शिक्षक लगाएं, यहाँ पानी और बिजली की जो है वो रियायती दरों पर व्यवस्था की जाए। डीडवाना को किसी जमाने में नमक के लिए पहचाना जाता था। सांभर लेक के साथ डीडवाना का नमक भी अपनी एक अलग पहचान रखता था, मगर सरकार की बेरुखी और गलत नमक पॉलिसी के चलते आज डीडवाना में नमक का कारोबार दम तोड़ता नजर आ रहा है। नमक की झीलें अब नाम मात्र ही बची हैं। कई परिवारों का पेट पालने वाली ये झीलें अब खस्ताहाली के दौर से गुजर रही हैं। कुछ सालों पहले नमक के 2 बड़े कारखाने चलते थे जिनसे क्षेत्रवासियों को रोजगार मिल रहा था, मगर आज वो भी बंद हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ बेरोजगारी और भी बढ़ गई है। राज्य सरकार की सबसे बड़ी गलती ये है कि यहाँ हमारी जो आजीविका है वो नमक उद्योग पर है और नमक उद्योग इतना ठप हो गया है कि राज्य सरकार का इस तरफ कोई रुझान नहीं है। जब भी हम बार बार उनसे ये शिकायत करते हैं कि हमें हमारे इस नमक उद्योग की ओर ध्यान दिया जाए तो कोई न कोई बहाना बना करके हमारे विधायक भी हैं और हमारे वो मुख्यमंत्री महोदय से भी 1-2 बार मिले थे, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। डीडवाना में पहले डीडवाना की पहचान ही नमक की वजह से थी। यहाँ पे नमक का कारोबार अच्छा था और लोग बाग इसी से बेरोजगार थे और अब जैसे ही ये नमक का कारोबार बंद हो गया तो उससे लोग हमारे जैसे मतलब बेरोजगार लोग कई लोग हैं यहाँ जो लोग खाड़ी देश की तरफ रुख कर लिए। अब यहाँ पे उनका शिक्षा स्तर भी गिर गया है और ज्यादातर लोग बाग खाड़ी देशों में ही जा रहे हैं। जब हमारा शासन आया हमने कोशिश की उसको, लेकिन जब तक क्या है कि जो नमक के छोटे छोटे उत्पादक थे वो मर चुके थे। मतलब मरने का मतलब यह है कि आर्थिक रूप से इतने टूट गए थे। तो इस उद्योग को विशेष पैकेज दे करके सरकार को उठाना पड़ेगा, जब ही जाकर के उठेगा। अन्यथा मुसलमानों की और SC/ST के लोगों की रोजगार का सबसे बड़ा साधन नमक उद्योग है। नमक डीडवाना के उद्योग को जिंदा करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के जो नमक की परिस्थिति थी, एक मारवाड़ बहालिया में एशिया में उनका नाम आता था, लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल बदल गई और वहाँ पे जो डिग्री पानी की होनी चाहिए थी नमक नहीं मिल रहा है, नमक नहीं निकल रहा है। कमजोरियां कई तरह की आ गई और जो उनकी समस्या उसके लिए बराबर हम तत्पर है। जो भी समस्या है उसके लिए सरकार से हम बात करके उनको सोल्व करेंगे। सिर्फ डीडवाना ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों के हालात भी अच्छे नहीं हैं। हमने मुस्लिम आबादी वाले कई गांवों का दौरा किया, कई लोगों से बात की, मगर सब जगह निराशा ही हाथ लगी। गांव इतने पिछड़े हैं कि यहाँ के बाशिंदों को अपने अधिकारों का ही नहीं पता। सरकार उनके लिए क्या योजनाएं चला रही हैं ये नहीं जानते। न पीने के पानी का इंतजाम है और न ही गांव में स्कूल कॉलेज है। तरक्की की राह में आज भी ये लोग मीलों पीछे हैं। कुछ तो कमी तालीम की है, शिक्षा की, और हकीकत ये है कि जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ अच्छे लोग या मालदार लोग तो फीस देकर के पढ़ा लेते हैं और उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। मगर जो सरकारी स्कूल हैं उसके अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, न कोई पढ़ाई पर जोर है। वहीं पर बच्चे हमारे के आगे महरूम रहते हैं पढ़ाई से और पिछड़ापन वहीं से शुरू होता है। उनका आर्थिक पिछड़ापन, उनकी अशिक्षा
और उनकी उपेक्षा और जनसंख्या पर नियंत्रण का अभाव, ये कुछ ऐसे कारण बन रहे हैं कि जिसके कारण से मुस्लिम आज पिछड़ता ही जा रहा है। अशिक्षा का मूल कारण रहा है कि मुस्लिम बच्चे अधिकतर मदरसों में जाना चाहते हैं और स्वतंत्रता के पश्चात मदरसों को कहीं तरजीह नहीं दी गई। परिणाम स्वरूप वो बच्चे 5, 7, 10 साल मदरसों में गुजार करके और किसी धंधे लग जाते हैं और शिक्षा से महरूम रह जाते हैं। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हम हैं डीडवाना में। यहाँ के मुसलमानों के हालात आपके सामने पेश कर रहे हैं। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जैसे ही हाजिर होंगे तो आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाएंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है हमें। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए। जिंदा लोगों के हालात तो आपने देख ही लिए, अब इस दुनिया को अलविदा कहने वालों के हालात भी जान लीजिए। कहते हैं कि मरने के बाद इंसान की रूह को सुकून मिल जाता है, लेकिन शायद डीडवाना के मुसलमानों की किस्मत यहाँ भी धोखा दे गई। डीडवाना देश का इकलौता कस्बा होगा जहाँ पर मरने के बाद इंसानों को गंदे पानी से भरे कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। जी हाँ, सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सच है। डीडवाना के सभी कब्रिस्तानों में 12 महीने गंदा पानी भरा रहता है। दरअसल कस्बे में सीवरेज सिस्टम नहीं होने के चलते कस्बे का सारा गंदा पानी इन्हीं कब्रिस्तानों में पहुंच रहा है, जिसके चलते कब्रों की बेहुरमती हो रही है। इन कब्रिस्तानों की चार दीवारी भी नहीं हुई, जिसके चलते कई बार आवारा जानवर यहाँ चले आते हैं और कब्रों को खोद डालते हैं। डीडवाना के मुसलमानों ने लिखित तौर पर कई बार प्रशासन और विधायक को इसकी शिकायत की, मगर सुनवाई कहीं नहीं हुई। इन सभी कब्रिस्तानों की स्थिति बहुत ही खराब है। लगभग 80% कब्रिस्तान का हिस्सा पानी में है। बारिश का पानी तो यहाँ आता ही है, इसके अलावा शहर का गंदा पानी भी इस तरह छोड़ दिया गया है। सबसे ज्यादा परेशानी तो ये है कि कब्रिस्तानों के अंदर कितनी गंदगी है, आप देख के आए, पानी भरा हुआ है। और उसके लिए एमएलए को भी बोल दिया, एमपी को भी बोल दिया, जितने भी जहाँ भी बोलना है, जितनी भी कोशिशें करनी है, भाई आप सुनो तो मगर वो खाली वादा करते, काम नहीं करते। अब हालात ये है कि अगर दफनाने के लिए जाए तो वहाँ भी पानी और गंदगी के अंदर ही दफनाना पड़ता। मुस्लिम धर्म के अंदर ऐसा है कि जो पाकीज़गी है मुस्लिम धर्म, उसके अंदर ये कब्रों में पानी नहीं जाना चाहिए। नापाक जो पानी जा रहा है, ये एक ये है कि मुस्लिम मोहल्लों में जहाँ तक हो सके पानी देने की कोशिश सरकार नहीं कर रही, पनिया का पानी कर रही है। और मुस्लिम मोहल्लों के अंदर जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, काम के लिए करते हैं, हाँ बढ़ लेते हैं, काम करते नहीं। ये बड़ी समस्या है। सफाई भी ऐसी है कि सफाई के लिए कोई कर्मचारी को भेजते ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या जो कब्रिस्तान पानी में डूबे हुए हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस एरिया में गंदगी भी काफी है, तो सीवरेज का काम हो जाए और उससे पहले हम इस पानी को यहाँ से बाहर फेंक पाएं, तो ये काम अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से डीडवाना शहर के लिए सबसे बड़ा काम यही होगा। जहाँ तक कब्रिस्तान के अंदर पानी का या शमशान में पानी की बात है, वहाँ एक तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफिया काम कर रहा है, जो सरकारी भूमियों पर कब्जा करना और पानी का निकास रोकना और जानबूझ करके उन कब्रिस्तान और उस आसपास की जमीनों पे कब्जा करने के लिए उन इस तरीके का ये षड्यंत्र रच रखा है। जहां तक पानी को निकासी की बात है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में योजना बनी थी, जेएनएम यूआरएम में ये प्रस्ताव हमने भेजा था, लेकिन स्थानीय जो नगर पालिका थी वो कांग्रेस की थी, उन्होंने सहयोग नहीं करने से आज ये मामला अटका हुआ है। डीडवाना की फिजिकल जो स्थिति आप देख के आए, आप जाग के आए, ये समस्या है जो आज की नहीं है, आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जब ये जो पानी भर रहा है, उस टाइम में तालाब वगैरह हुआ करते थे, शहर का बाहरी हिस्सा था, उसमें पानी आता था। अब तो उसमें आबादी हो गई। जैसे कब्रिस्तान है, पिछले मैं 5 साल के कार्यकाल में विधायक रहा, उस टाइम में कम से कम 30 कब्रिस्तान ऐसे थे जिनमें मेरे विधायक कोष से वहाँ पर 4 दीवारी करवाई गई। और अब डीडवाना के ऐसे परिवार की कहानी जिसने हालात का मुकाबला करते हुए अपने परिवार को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाया। या